पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जितने भी साथी बोलने वाले थे उन सब साथियों ने बहुत खुल करके आपके बीच में इस प्रदेश में, इस देश में पिछले 1 वर्ष से किस किस्म के हालात रहे, हमें किन किन दिक्कत और कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, किस तरह के इस लॉकडाउन के दौरान, इस कोरोना की महामारी के वक्त में जहां सरकार की जिम्मेवारी बनती थी, इस कोरोना की बीमारी की वजह से देश के नागरिक को किसी परेशानी की बजाय कैसे उसका ध्यान रखा जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से फैसले लेने चाहिए थे। लेकिन हैरानी की बात है, हमारे देश के अंदर देश के मुखिया की जो जिम्मेवारी थी, उस मुखिया ने अपनी जिम्मेवारी को निभाने की बजाय देश के किसान को, देश के आम आदमी को किस तरह के निर्णय लेकर के आंदोलन करने पे मजबूर किया। अगर मैं मेरे जो पहले बोलने वाले साथी थे, जो बातें उन्होंने कही, उनको दोहराऊंगा तो लंबा समय लगेगा। हमारे हरियाणा प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान, कोरोना काल के दौरान, जहां प्रदेश की सरकार की एक जिम्मेवारी थी कि लोगों के सामने कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशान ना हो। मुझे अच्छी तरह से याद है 8 मार्च के दिन जब लॉकडाउन का पहला निर्णय लिया गया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुझे फोन किया और फोन करके कहने लगा कि अभय सिंह जी, मैंने एक राजनीतिक कमेटी बनाई है। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि जो कमेटी आप बनाने जा रहे हो, इस कोरोना के काल के अंदर जो भी निर्णय सरकार अपनी तरफ से लेगी, कैसे गरीब आदमी को इस बीमारी से बचाया जाए, कैसे उसका पेट भरा जाए, कैसे उस किसान की फसल की कटाई हो, वो अपनी फसल को मंडियों में बेच करके आए, वो दुखी ना हो, परेशान ना हो, इसके लिए सरकार कोई भी फैसला लेगी, हमारी पार्टी सरकार के साथ खड़ी होकर के आपके उन फैसलों पर मोहर लगाने का काम करेगी। जो राजनीतिक कमेटी बनाई गई, उसके अंदर मुझे मेंबर बनाया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उस कमेटी के मेंबर थे, इनके 2-3 मंत्री भी थे, 2-3 एमपी भी थे। जब हमारी पहली मीटिंग हुई, उस वक्त सरसों की कटाई का समय था। हमारे जो खास करके राजस्थान से सटे हुए जो जिले हैं, जहां लोग सरसों की खेती पर निर्भर करते हैं, मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने एक बात रखी थी कि कोरोना की बीमारी की वजह से आज पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन लगा हुआ है। कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं जा सकता, एक गांव से दूसरे गांव में नहीं जा सकता, शहर से जाकर के सामान खरीद नहीं सकता। अगर कहीं कोई व्यक्ति सड़क पे निकलता है तो फिर उसको पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, उसको बेइज्जत किया जाता है। अब जो ये सरसों पक करके तैयार हो रही है, सरकार किस तरह से किसान की सरसों की फसल को खरीदने का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया और कहा था कि हम किसान का एक एक दाना खरीदेंगे, लेकिन साथियों, किसान की सरसों खरीदने की बजाय
राजस्थान से सस्ते में सरसों जाकर के उस कोरोना की बीमारी में किसान को, प्रदेश के किसान को लूटने का काम प्रदेश की सरकार ने किया। पहले सरसों में लूटा, फिर गेहूं के अंदर 2-2 महीने तक किसान जब अपनी गेहूं बाजार में बेच के आ रहा था, किसान जब अपनी गेहूं एजेंसियों को दे रहा था, जहां किसान की फसल मंडी में आड़ती की दुकान पे डालने के बाद अगले दिन पेमेंट हो जाया करती थी, अब की बार केंद्र की सरकार की तरफ से 17,000 करोड़ रुपया किसान की फसल खरीदने के लिए प्रदेश की सरकार को दिए। लेकिन प्रदेश की सरकार में बैठे लोगों ने किसान की पेमेंट समय पे करने की बजाय 2-2 महीने तक किसान को परेशान करके बैंक के चक्कर लगाने पड़े। उस 17,000 करोड़ रुपए को बैंक में जमा करा दिया। 2 महीने का ब्याज 800 करोड़ रुपया बढ़ता था। बैंक के कर्मचारियों के साथ मिलकर के सत्ता में बैठे लोगों ने उस 800 करोड़ रुपए को अपनी जेब में डालने का काम किया। हमारे हरियाणा में उस लॉकडाउन के दौरान पिछले 1 वर्ष में 9 बड़े घोटाले हुए थे। एक ऐसा घोटाला भी हुआ जिसकी वजह से आज तक कई तरह की उसके ऊपर एजेंसियों से जांच बैठाई गई, लेकिन आज भी उन जांचों को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। जहां साथियों लूट मची हुई थी प्रदेश में, वहीं देश के प्रधानमंत्री ने 3 कृषि के ऐसे काले कानून बनाए जिसकी वजह से 95 दिन से लगातार सिंगू के बॉर्डर पे, टीकरी के बॉर्डर पे, गाजीपुर के बॉर्डर पे, राजस्थान के शाहजहांपुर के बॉर्डर पे और पलवल के बॉर्डर के ऊपर लाखों की संख्या में किसान जो है लगातार 95 दिन से देश की गूंगी बहरी सरकार से बारी बारी ये बात कह रहा है कि आपने जो कानून बनाए इन्हें वापिस लें। अगर वापिस नहीं लोगे तो हम तब तक वापिस अपने घर नहीं जाएंगे जब तक कानून वापिस नहीं हो जाएंगे। लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं। सरकार में बैठे लोग आंदोलन कैसे कमजोर हो, कैसे आंदोलन खत्म हो, इसके लिए साथियों नई नई रणनीति बना रही है। 26 जनवरी के दिन जहां किसान अपने ट्रैक्टर पे चढ़ करके तिरंगा लगा करके दिल्ली के लोगों को ये कहने गया था, ये बताने गया था कि आज इस देश की आजादी अगर हुई है, आज अगर इस देश में तिरंगा कहीं लहराया जा रहा है तो केवल और केवल इस अन्नदाता की वजह से, इस देश को आजाद कराने में जिसने सबसे बड़ी भूमिका निभाने का काम किया है, आज वो अन्नदाता फिर आपके दिल्ली में आकर के आपको ये बताने जा रहा है कि अगर सरकार ने इस देश को, अगर इस अन्नदाता ने इस देश को आजाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई है तो फिर इन तीनों काले कानूनों को वापिस करवाने में भी किसान पीछे नहीं हटेगा। जो सत्ता सौंपना जानता है वो सत्ता से वापसी कराना भी जानता है। साथियों इन कानूनों के बारे में मेरे से पहले बहुत सारे साथियों ने खुल करके बताया था। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप बहुत लंबे समय से बैठे हैं। मैं देख रहा था मेरी माताएं बहनें लगातार जब भी कोई साथी बोल करके बैठ रहा था, क्योंकि बहुत देर से बैठी थी, परेशान हो रही थी, समय भी बढ़ रहा था, घर जाकर के कहीं पशुओं की निराचारी में, कहीं दूध निकालने में देरी ना हो जाए, इसके लिए मैं आपको ज्यादा देर आपका समय ना लेकर के आपके सामने केवल 2-3 बात कहनी चाहूंगा। ये जो साथियों कानून बने 3, इसमें जो पहला कानून बनाया गया है, मेरे से पहले बताया गया था सन 1965 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जब देश के प्रधानमंत्री थे, उससे पहले हमारे देश के अंदर जो बड़े बड़े लोग थे, उस वक्त से पहले कोई मंडियां नहीं होती थी, उस वक्त से पहले कोई एमएसपी नहीं होती थी। हमारे गांव के अंदर शहर से किसी बढ़िया का एक मुनीम आकर के
पूरे गांव की फसल को खरीद करके गांव में उसी किसान के घर में उसको जमा करके छोड़ जाता था। और जैसे जैसे उस फसल का रेट बढ़ता था, उस किसान के गोदाम से निकाल करके मंडी में उसको बेच करके अपनी कमाई करने का काम करता था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने सन 1965 में देश के प्रधानमंत्री के बनने के बाद सबसे पहले एमएसपी को लागू करने का काम किया। जहां एमएसपी लागू करी वहीं मंडियां बनाई ताकि किसान को अपनी फसल बेचने के लिए कहीं दूर दराज ना जाना पड़े। साथियों, मंडियों की वजह से आज न केवल हरियाणा का किसान खुशहाल है, उस एमएसपी की वजह से न केवल आज हरियाणा के किसान की आमदन ज्यादा है, बल्कि पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का किसान भी आज इन मंडियों की वजह से, आज इन एमएसपी की वजह से कहीं ना कहीं अपने पैरों पे खड़ा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो पहली कलम से इस देश के किसान का कर्जा माफ करने का काम करेंगे। इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करूंगा, और वहीं यह भी कहा था कि किसान के खेत की फसल का जो लागत मूल्य है, हम उससे 50% ज्यादा किसान को देकर के उसको मालो माल करने का काम करेंगे। साथियों, देश के प्रधानमंत्री ने अपने वायदे पूरे नहीं किए, फिर कृषि के ऐसे कानून बना दिए जिसकी वजह से आने वाले समय में किसान को उस जमीन को बेचने पे मजबूर होना पड़ेगा। किसान को उसी जमीन के ऊपर मजदूर के रूप में काम करना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहूंगा। अगर राखी गढ़ी गांव के किसानों की जमीन कोई कॉर्पोरेट हाउस का व्यक्ति आकर के ठेके पे ले लेता है, उससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग साइनिंग कर लेता है, तो फिर सारे के सारे जो जमीन के किसान, खेती से जुड़ा जो व्यक्ति है, जब जमीन किसी दूसरे को दे देगा तो बड़ी बड़ी कंपनियां जब हमारे बीच में आ जाएगी, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे से करवाएगी, वो फिर अपनी मनमर्जी से आपके खेत में बीज डलवाने का काम करेगी। जब बीज अपनी मर्जी का डलवाएगी, वही उसके अंदर खाद अपनी मर्जी का, कीड़े मार दवाइयां अपनी मर्जी के लेकर के आएंगे, और अपनी मर्जी से आपकी फसल का रेट लगा करके आपसे खरीद करके लेकर के जाएंगे। जो कोई साथी उनके उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से सहमत नहीं होगा, तो फिर वो साथी, क्योंकि मंडियां खत्म हो जाएंगी, मंडियां खत्म होने के बाद आपको केवल और केवल जो खुले में जो मंडियां प्राइवेट सेक्टर के लोग बनाएंगे, उसके अंदर अपनी फसल को सस्ते में बेचने पे मजबूर होना पड़ेगा। इसके लिए मेरे से पहले बहुत सारे जो वक्ता थे, जो बोल रहे थे, कह रहे थे, बारी बारी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मैंने विधानसभा से इस्तीफा दिया है। कह रहे थे कि 4216 एमएलए है, उनमें से किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई कि वो इस्तीफा देकर के इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोगों के बीच में खड़ा होकर के उनकी ताकत बढ़ने का काम करे। साथियों, मुझे इस्तीफा क्यों देना पड़ा, मैं इस पर चर्चा करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, जब पंजाब का किसान हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर लाखों की संख्या में आकर के सिंधु के बॉर्डर पे बैठा था, तब हरियाणा प्रदेश के अनेक राजनीतिक दलों के लोग जो थे, चाहे वो हमारे किसी भी टोल बैरियर पे ऊपर आंदोलन चल रहा था, चाहे कहीं लोग धरने पे बैठ करके इस काले कानून का विरोध कर रहे थे, चाहे कोई गांव में पंचायत करके अपनी बात में अपने तरीके से इस आंदोलन को ताकत देने का काम कर रहे थे। हमारे प्रदेश के बहुत सारे राजनीतिक बहरूपे जो है, लोगों के बीच में जाया करते थे और जाकर के खड़े होकर के ये बात कहते थे, हम चाहे किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, हम चाहे सत्ता के साथ हैं, लेकिन किसान को जब
हमारी कहीं जरूरत महसूस होगी, किसान नेता जब हमें कहीं आकर के कोई आदेश देंगे, जो अपने अपने हल्के के लोगों से कह रहे थे कि आप जो आदेश हमें देंगे हम आपके आदेश की पालना करेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू सुने थे, बहुत सारों के ऑडियो वीडियो देखे थे, अखबारों में खबर पड़ी थी, जो ये कह रहे थे कि अगर आपने कहा तो हम अपना इस्तीफा दे करके भी किसान के साथ खड़े हो जाएंगे। मैंने उस दिन फैसला कर लिया था कि ये बहरूपे जो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इन लोगों को कैसे बेनकाब किया जाए, कैसे इनकी असलियत हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में उजागर हो, कैसे देश को पता लगे कि किस तरह से राजनेता जो है किसान को बरगलाने का काम करता है। मैं जब विधानसभा का सेशन चल रहा था, उस सेशन के दौरान जहां कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी जिम्मेवारी बनती थी कि प्रदेश की सरकार के सामने किसान का पक्ष रखते, उन्होंने पक्ष रखने की बजाय सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया था जिसमें कहा गया था कि हम इन कानूनों पे मोहर लगाना चाहते हैं, और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जहां उस विधानसभा का वॉकआउट करने का काम किया, किसान का पक्ष रखने की बजाय कहीं सरकार की मदद करी। जब वो बाहर जा रहे थे, मैं उनसे कह रहा था कि आज आपकी जिम्मेवारी बाहर जाने की नहीं बनती, आज वॉकआउट की नहीं बनती, आज किसान की अनदेखी हो रही है, आज प्रदेश में देश में इस तरह के कानून लागू किए जा रहे हैं जिससे आने वाले समय में किसान अपनी जमीन बेचने पे मजबूर हो जाएगा। आज नस्ल और फसल की लड़ाई की बात है। मैं उन कांग्रेस के साथियों को रोकना चाह रहा था, लेकिन वो रुकने के बजाय वॉकआउट करके बाहर जा रहे थे। जब वो बाहर जा रहे थे तो मुझे स्पीकर ने पूछा कि अभय सिंह जी, आप भी वॉकआउट करोगे या विधानसभा में कोई पक्ष रखोगे? मैंने कहा मैं कायर और कमजोर व्यक्ति जी हूं, मेरी रगों में चौधरी देवीलाल का खून है, जिसने 17 उम्र किसान की लड़ाई लड़ने का काम किया था, जिस व्यक्ति ने बहुत बड़े बड़े पदों को ठोकर मार करके किसान के साथ खड़े होकर के उसके साथ न्याय दिलवाने का काम किया था। मैं ना तो वॉकआउट करूंगा और ना मैं बाहर जाऊंगा, मैं किसान का पक्ष विधानसभा में रखूंगा और सरकार को मजबूर करूंगा कि ऐसे प्रस्ताव हरियाणा की विधानसभा से ना पास हो जहां 80% लोग खेती पे निर्भर करने वाले हों। जब मुझे मौका मिला बोलने का तो मैंने स्पीकर से खुल करके पूछा कि स्पीकर साहब मुझे कितना समय दोगे बोलने के लिए? उन्होंने मुझे कहा कि आप जितना देर मर्जी चाहो बोल सकते हो। मैंने जब अपनी बात रखी, मैंने जब किसान का पक्ष रखा, जो लोग कहीं मजाक उड़ा रहे थे किसान का, वो मेरी बात सुन करके शर्मिंदा हो रहे थे। जहां मैंने उनको शर्मिंदा करने का काम किया, वही साथियों जो प्रस्ताव सरकार लेकर के आई थी, उस प्रस्ताव को वापिस करवाने का भी काम किया था। आज तक उस विधानसभा में कृषि के 3 बिलों का जो प्रस्ताव आया था पास नहीं कर पाए। मैंने उसी वक्त ये फैसला कर लिया था कि मैं ऐसी विधानसभा का सदस्य नहीं रहना चाहूंगा जिस विधानसभा के अंदर किसान को अपमानित किया जाता है, जिस विधानसभा के अंदर किसान की जबान को दबाया जाता है, जिस विधानसभा के अंदर किसान के खिलाफ काले कानून ला करके उन पे बोर्ड लगाई जाती है। मैं उन लोगों का चेहरा बेनकाब करने का काम करूंगा जो किसान को केवल और केवल बरगलाने का काम करता है। ऐसे लोग नंगे हो, ऐसे लोगों के चेहरे बेनकाब हो, इसके लिए साथियों मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया। और फैसला करके जब मैं वापस सरसा पहुंचा तो सरसा से हजारों किसानों को साथ लेकर के, हजारों ट्रैक्टर ट्राली लेकर के जब मैं टीकरी के बॉर्डर पे पहुंचा तो जो किसान नेता इस आंदोलन को चला रहे थे, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे आगे से चल करके कहा, जिनमें एक सुरेश बोध भी साथ थे, तब इन्होंने मुझे ये कहा कि कोई आप ऐसा कदम भी उठा सकते हो जिससे राजनीतिक दलों के लोगों को कोई ना कोई सबक मिले। मैंने पूछा कि आपकी मंशा क्या है? ये कहने लगे कि हम चाहते हैं कि आप पहल करो। मैंने इनसे कहा मैंने फैसला कर लिया है, 26 जनवरी तक अगर ये काले कानून वापिस नहीं होंगे तो 27 जनवरी को जाकर के विधानसभा में अपना इस्तीफा सौंप दूंगा। तो साथियों, जब मैंने ये बात
इसके बाद इनसे प्रदेश और देश के लोगों से कही तो बहुत से राजनीतिक दलों के लोगों ने मेरे ऊपर कटाक्ष किए थे। किसी ने कहा कि उंगली कटा करके शहीद होना चाहता है, किसी ने कहा राजनीति कर रहा है, किसी ने कुछ और तरह के कटाक्ष भी किए। मैं उनकी बातों पे जाना नहीं चाहता, लेकिन मैंने उन लोगों को इस प्रदेश के अंदर बेनकाब कर दिया जो कहीं ना कहीं किसान के नाम की राजनीति करके, जिन लोगों ने किसान का वोट लेकर के विधानसभा में पहुंच करके सत्ता के साथ शामिल हुए, आज वो लोग पूर्ण रूप से लोगों के सामने बेनकाब हो चुके हैं। मैं तो केवल आपसे एक आखिरी बात कह करके इजाजत देना चाहूंगा। आप लोगों ने इस आंदोलन को चलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज अगर हरियाणा का कोई प्रतिनिधित्व किसान का सही मायने में कर रहा है तो आपके बीच आपका खड़ा हुआ पुराना साथी जो पूर्व में आपका खाप का प्रधान रहा है भाई सुरेश खोल जी ने लगातार आपकी इस लड़ाई को लड़ने का काम किया है। इस मंच के ऊपर ऐसे बहुत सारे युवा बैठे हैं जिन्होंने लगातार अपना घर बार परिवार छोड़ करके इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने का काम किया है। मैं बधाई देता हूं आपको कि आपने पहले से इस किस्म का फैसला ले रखा है कि हर गांव से महिलाएं जा रही है, हर घर से, हर गांव से बहुत सारे पुरुष साथी जा रहे हैं। आपकी ट्रैक्टर ट्रालियां पहले से खड़ी है। मेरे से पहले जिस तरह से एक बात कही गई थी कि लोगों को बहकाने की बहुत कोशिश की जाएगी, कहीं गर्मी की बात करेंगे, कहीं किसी के खिलाफ मुकदमे की बात करेंगे, कहीं तुम्हें नोटिस दिए जाएंगे। साथियों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार का काम होता है आंदोलन को खत्म करने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र रचे जाए, आंदोलन को लिंगर ऑन किया जाए, लंबा चलाया जाए, लेकिन जहां ये लंबा चला करके आंदोलन को खत्म करने की कोशिश करेंगे। आज ये आंदोलन केवल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का नहीं, आज ये आंदोलन इंटरनेशनल के स्तर के ऊपर है। आज दुनिया के विकसित जितने भी मुल्क हैं वो सारे के सारे आपके इस आंदोलन के ऊपर नजर लगाए हुए हैं। आज दुनिया में चाहे कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, चाहे वो साथियों यूरोप के मुल्क हैं, लगातार जो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से गया हुआ व्यक्ति आपके इस आंदोलन को और मजबूती ताकत देने के लिए वहां पे भी हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर के अपने अपने तरीके से इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। मैं चंडीगढ़ में, पंजाब में देखता हूं कि छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले हैं वो हर रोज शाम को आपके लिए जहां कैंडल मार्च करते हैं वहीं और रोज शाम को तिरंगा हाथ में पकड़ के, किसान का झंडा हाथ में लेकर के सड़कों के ऊपर हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर के इस आंदोलन को ताकत देने का काम कर रहा है। जहां लाखों किसान बॉर्डर पे बैठ कर इस आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं, वहीं आज हर गांव के अंदर पंचायतें करके लोग इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस आंदोलन में आपकी जीत हो, हर हालत में किसान के ऊपर बढ़ाए गए तीनों कृषि के काले कानून खत्म हो। इसके लिए साथियों, अगर आपको एक घर से दो दो व्यक्तियों को भी जाना पड़े तो भी हिचकिचाना मत। बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के इनकी कमर तोड़ने का काम करना और किसान को फिर से सम्मान मिले, किसान की इस पगड़ी को कोई फिर से हाथ डालने की कोई जरूरत ना करे। इसके लिए आज साथियों, एक आंदोलन इससे पहले 1907 में हुआ था। 1907 का जो आंदोलन था उस वक्त ना टेलीफोन हुआ करते थे, ना सोशल मीडिया था, ना उस वक्त के अंदर कोई टेलीविजन था। उस वक्त तो केवल अखबार होता था और ज्यादा से ज्यादा रेडियो होता था। रेडियो और अखबार भी किसी किसी चुने हुए लोगों के पास पहुंचते थे। गांव में तो अखबार जाता भी नहीं था। अंग्रेज ने नहीं हमारी इस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए उस वक्त में भी 3 ऐसे कानून बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन उस वक्त में उस आंदोलन का विरोध अगर किसी ने किया तो सबसे पहले सरदार भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह ने पगड़ी संभाल में जट्टा के नाम से उस आंदोलन को शुरू करने का काम किया था। 8 महीने तक लड़ाई लड़ी थी और 8 महीने लगातार लड़ाई लड़ करके उस अंग्रेज की हुकूमत को जो बहुत तानाशाह हुआ करती थी उसको भी आंदोलन, उसको भी ये काले कानून वापिस लेने पे मजबूर कर दिया था। आज तो हमारा देश आजाद है, आज प्रजातांत्रिक देश में हम रह रहे हैं। आज साथियों, देश का प्रधानमंत्री
इस आंदोलन को चाहे हमें 1 साल तक करने पे मजबूर करे, चाहे उससे भी लंबा चलाना पड़े। आज हरियाणा प्रदेश ही देश का हर किसान जागरूक हो चुका है, अपने हक लेकर के रहेगा। किसान कभी पहले किसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करता, किसान के पास समय नहीं होता, क्योंकि किसान तो जब अपनी फसल होता है उसी दिन से इस बात की चिंता में लग जाता है कि मैं कहां से पानी लेकर के आऊंगा, खाद का इंतजाम कैसे करूंगा, कीड़ेमार दवाइयां कहां से लेकर के आऊंगा, पैसा कहां से आएगा। वो अपने घर परिवार को छोड़ करके अपने बच्चे से भी ज्यादा उस खेत को समय दे करके उस फसल को पकाने का काम करता है। जहाँ साथियों उस फसल को पका करके कहीं ना कहीं अपने परिवार का पालन पोषण करता है, वहीं अगली बिजाई में अगले काम में जुट जाता है। इसलिए किसान कभी किसी के साथ जाकर के छेड़खानी नहीं करता, लेकिन अगर किसान के साथ कोई छेड़खानी करे तो फिर किसान उसको बर्दाश्त नहीं करता। पहले किसान किसी को छेड़ता नहीं और फिर किसान किसी को छोड़ता नहीं। आज समय आ गया, जिन लोगों ने छेड़खानी करी है, जिन लोगों ने आपकी पगड़ी की तरफ उंगली करी है, उन लोगों को सबक सिखाने का मैं उम्मीद करूंगा कि उनको सबक मिले, उनको जल्दी समझ में आए। इसके लिए किसान स्वाभिमान के साथ इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। यही बात आपके बीच में कहने और करने आया था। आप सबने मेरी बात सुनी, आपने जो मुझे बात सम्मान दिया, मैं आप पे विश्वास और भरोसा रहता हूँ। जो पगड़ी आपने मेरे सर पे रखी है, इस पगड़ी को कभी किसी के पैरों में नहीं रखने का काम करूंगा। इस पगड़ी के सम्मान को जब तक मेरी रगों में खून रहेगा, इस सम्मान को बढ़ा करके रखूंगा। आप सबने बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। समय का पहिया घुमा के अब एक नई शुरुआत करिए, इस देश की सुनहरी धरती में नई जान भरिए। खिलखिलाते खेतों में खुशियों की बरखा करिए, अपने खेतों की फसलों से देश खुशहाल करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, हाँ बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी है, इसे देश के रंग में रंगिए। बेलारूस ट्रैक्टर का सब मिलके स्वागत करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी, दिल देसी।